हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 ऑडिट प्रोसेस एंड ऑडिट प्रोग्राम। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेथड और प्रोसीजर ऑफ ऑडिट वर्क। ठीक है, अब मेथड और प्रोसीजर क्या है ऑडिट वर्क का। अब यहाँ पर सबसे मेन बात ये है कि जो ऑडिटर है वो ऑडिटर जब भी ऑडिट का काम करता है तो वो कोई एक फिक्स्ड वे नहीं है उनके पास कि वो ऑडिटिंग का जो भी काम कर रहे हैं तो एक सीधे तरीके से करेंगे, एक वही मेथड होगा, उसी मेथड से करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो मेथड वो लोग अडॉप्ट करते हैं, जो ऑडिटर हैं, वो अपने हिसाब से अडॉप्ट करते हैं। उनकी कॉम्पिटेंस जिस हिसाब से होती है, उनकी एफिशिएंसी जिस हिसाब से होती है, उनका उस मेथड के ऊपर कितना एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से वो क्या करते हैं, उन मेथड्स को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि जो भी स्टाइल है, ऑडिटर जो है एक बेसिक रूल्स को फॉलो करेगा, कि वो ये ध्यान रखेगा कि किस रूल को ऐसा ना हो वो कोई छूट जाए। बट जो मेथड्स वगैरह जो वो अडॉप्ट करेगा वो अपने हिसाब से ही अडॉप्ट करता है। और ये भी ज़रूरी है जो भी ऑडिटर है वो अपना काम बिल्कुल केयरफुली करे, जिसकी वजह से उसको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अब यहाँ पर कुछ रूल्स दे रखे हैं। सबसे पहला है यूज़ ऑफ स्पेशल टिक्स वाइल एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जब भी हम जो ऑडिटर है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करेगा, द ऑडिटर शुड यूज़ अ वेराइटी ऑफ स्पेशल सिंबल्स। जो ऑडिटर है वो अलग अलग वेराइटी के सिंबल्स को यूज़ करें। इन दिस कॉन्टेस्ट द फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी टेकन। कुछ जो प्रिकॉशंस हैं वो लेनी होंगी। तो वो प्रिकॉशंस क्या हैं? सबसे पहला है डिफरेंट सिंबल शुड बी यूज फॉर डिफरेंट टास्क सच एज टोटलिंग, पोस्टिंग एक्सेट्रा। जैसे टोटलिंग करी है ऑडिटर ने तो टोटलिंग के लिए कोई अलग सा सिंबल यूज करें, अगर पोस्टिंग करी है तो उसके लिए कोई अलग सिंबल यूज करें। यानी जितने वो अलग अलग टास्क कर रहा है उस टास्क के लिए वो अलग अलग डिफरेंट सिंबल्स का यूज करेगा। ठीक है, यहाँ पर उसको करना चाहिए। ठीक है, ये वो बता रखे हैं आपको प्रोसीजर या कुछ बेसिक रूल्स जो कि ऑडिटर को फॉलो करने होंगे जब भी वो क्या करेगा, ऑडिट का काम करेगा। सेकेंड है ही शुड मेक इट क्लियर टू हिज सबॉर्डिनेट्स दैट नो इन्फॉर्मेशन इन रिलेशन टू द यूज ऑफ दिस सिंबल शुड बी डिस्क्लोज टू द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब जो यहाँ पर ऑडिटर है और उसके अंडर जो वर्क करने वाले पर्सन्स हैं, जो उनके जूनियर क्लर्क्स वगैरह हैं, तो वो जो क्लर्क्स हैं उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको वो साफ साफ बताना चाहिए उसको कि वो पर्सन्स उन सिंबल्स को किसी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके किसी भी एम्प्लॉय को ना बताएं। ठीक है, क्योंकि वहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कहीं ना कहीं वही फ्रॉड करेंगे, तो उनको इन सिंबल्स के बारे में बिल्कुल भी ना बताएं। फिर दीज स्पेशल सिंबल्स शुड बी क्लियर। ये जो स्पेशल सिंबल्स होंगे ये क्लियर होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए, सो डैट दे डू नॉट मर्ज इनटू द नंबर्स ऑलरेडी रिटर्न। वो इस तरह से सिंबल्स होने चाहिए कि जो नंबर्स लिखे हैं उसी में मर्ज ना हो जाए, सिंपल, क्लियर और शॉर्ट होने चाहिए। ठीक है, स्मॉल सा। The employees of the organization should not be permitted to use the symbols that are being used by the auditor। और यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ होंगे ऑर्गेनाइजेशन के उनको किसी भी तरह की परमिशन नहीं देनी चाहिए कि जो सिंबल्स ऑडिटर ने यूज़ किए हुए हैं वही सिंबल्स वो लोग यूज़ करें। ठीक है, नेक्स्ट है वाइल यूजिंग दी सिंबल्स। अभी इन सिंबल्स को यूज़ करेगा ऑडिटर तो उसको क्या करना चाहिए? शुड कीप पेन्स और पेंसिल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स विद हिम। अपने लिए अलग अलग कलर्स की पेंसिल्स या पेन्स रखने चाहिए जिसकी वजह से वो सिंबल्स को एक अलग डिफरेंट शो कर सकता है। A change in color of pencils being used from year to year is beneficial from the point of view of examination। ये जो मेथड है ना कि जैसे पेंसिल्स वगैरह अलग यूज़ करो तो उससे क्या होता है कि ज़्यादा बेनिफिशियल होता है जब भी एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फॉर नंबर्स विच आर नॉट क्लियर और विच हैव बीन टेम्पर्ड विद अ स्पेशल सिंबल शुड बी यूज सो दैट it becomes easy to detect if any change has been made therein after the examination। अगर कोई नंबर क्लियर नहीं है, कोई नंबर दिख नहीं रहा है, ढंग से शो नहीं हो रहा है, तो उस केस में स्पेशल सिंबल का यूज़ करना चाहिए जिसकी वजह से आप उसको एग्ज़ामिनेशन के टाइम पर, एग्ज़ामिनेशन के बाद अच्छे से डिटेक्ट कर सको आसानी से। ठीक है, if the accounts have been written in pencil they should not be examined until they have been रिटर्न इन इंक।
अगर एग्जाम में जो अकाउंट्स हैं अगर वो पेंसिल से बने हुए हैं तो उस टाइम पर आप कभी भी एग्जामिन नहीं करेंगे उसको। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो बाद में दोबारा चेंज होने के चांसेस हैं उसमें। तो जब तक उसको इंक से या पेन से ना बनाया जाए, ना लिखा जाए, तब तक कोई भी ऑडिटर उस जो अकाउंट्स है उसको वो एग्जामिन नहीं करेगा। ठीक है। द अल्ट्रेशन ऑफ नंबर विद नाइफ्स और सेफ्टी रेजर शुड नॉट बी एक्सेप्टेड अंडर एनी सर्कमस्टांस। अगर किसी भी तरह की जो अकाउंट्स बने हुए हैं उसके ऊपर कुछ नंबर्स हैं और अगर उन नंबर्स में चेंजेस किए हुए हैं, वो भी नाइफ से या कोई सेफ्टी रेजर्स वगैरह से हटाकर चेंजेस किए हुए हैं, तो उन केस में उन चेंजेस को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा, उन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा ऑडिटर। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है कंप्लीटिंग वन पोर्शन इन वन सिटिंग। जितना हो सके ऑडिटर एक पोर्शन को पूरा का पूरा कंप्लीट करे और एक ही सिटिंग में कंप्लीट करें। ठीक है। एज फार एज पॉसिबल वन टास्क और वन पार्ट ऑफ द वर्क शुड बी कंप्लीटेड इन वन सिटिंग। इफ दिस इज नॉट पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल नहीं हो पाता, देन द कंसर्न टोटल्स एंड बैलेंसेस शुड बी ड्यूली नोटेड इन द ऑडिट नोटबुक। अगर वो एक सिटिंग में नहीं कर पा रहा है बाई चांस, तो क्या करना है, उसने जो भी बैलेंस है या जो टोटल उसने किया है, जहाँ तक का किया है वहाँ तक का टोटल और वहाँ तक का बैलेंस अपनी ऑडिट नोटबुक में लिख देना है। ठीक है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ चेंज इन फिगर्स, अगर कोई भी फिगर्स में चेंज करना हो, इफ इट कम्स टू लाइट दैट आफ्टर द एग्जामिनेशन फिगर्स हैव बीन अल्टर्ड, देन द रिलेटेड पोस्टिंग शुड बी ऑल्सो चेक्ड। जैसे मान लो कुछ भी उन्होंने जैसे वो कर दिया, कोई टोटल चेंज कर दिया, उन्होंने कहा कि हमारा जो सेल हुआ था वो एक्चुअली में 4,50,000 का हुआ था, 5 लाख का नहीं हुआ था। तो अगर वहाँ पे कुछ अल्ट्रेशन हुआ है तो उन फिगर्स में अगर अल्ट्रेशन हुआ है तो ये भी उसको ध्यान रखना होगा ऑडिटर को कि वहाँ की जो पोस्टिंग है, जो भी आगे पोस्टिंग हो रही है, कि वहाँ पे भी उन्होंने चेंज किया है कि नहीं किया। ठीक है। तो वो उन चेंजेस को भी देखेगा। नेक्स्ट है कॉलिंग एंड चेकिंग। While examining the accounts, one employee should call out the transaction and the other one should examine the same. The first employee should clearly speak out the name of the accountant and the name of the amount of the transaction. The called entry should not be ticked until and unless the other employee confirms that it is in order and that they may proceed. देखो इसमें क्या बोला कि एक एम्प्लॉय को बुलाया जाएगा जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांसैक्शंस को देखेगा और दूसरा जो एम्प्लॉय होगा वो उसी ट्रांसैक्शन को एग्जामिन कर ये बताएगा कि ये जो इन्होंने ट्रांसैक्शन बताई है ये सही है। जैसे जो फर्स्ट एम्प्लॉय है वो सिर्फ ये बोलेगा कि इस नेम के अकाउंट से, जैसे मान लो श्याम अकाउंट के नाम से वो ट्रांसैक्शन बताएगा कि श्याम अकाउंट में इतना पैसा उसको देना है, वो क्रेडिटर है। ठीक है। और वही अमाउंट ऑफ ट्रांसैक्शन दूसरा पर्सन चेक करेगा कि ये सही बोल रहा है। जब वो चेक कर लेगा, जब तक कि वो टिक ना मार दे कि हाँ ये बिल्कुल सही है, ऑर्डर में है, तब तक वो टिक नहीं मारेगा। देखो क्या होगा, ये आपका है ऑडिटर। ठीक है। इस ऑडिटर ने क्या किया, एक ए वाले एम्प्लॉय को बुलाया और एक उसने बी एम्प्लॉय को बुलाया। ठीक है। अब ये जो ए एम्प्लॉय है इसके पास सारे अकाउंट्स हैं मान लो। ठीक है। इसने किसका अकाउंट खोला, श्याम का अकाउंट खोला, जो कि क्या था, कंपनी का मान लो क्रेडिटर था। ठीक है। कंपनी को इसको पैसा देना था और ये भी मान लेते हैं कि पैसा कितना देना था, 50,000 रुपये का। ठीक है। अब ये जो ए एम्प्लॉय है ये क्या करेगा, इसका नाम बोलेगा, नेम ऑफ द अकाउंट या नेम ऑफ द अकाउंटेंट। ठीक है। और दूसरा जो एम्प्लॉय है वो क्या करेगा, इसको ये बोलेगा कि हाँ ये सही बोल रहा है। इस चीज़ को पहले पूरा एग्जामिन करेगा, जो भी उसके पास होगा उससे एग्जामिन करेगा। फिर नेक्स्ट मान लो इसने बोला कि राम अकाउंट है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर पर, और ये डेटर है कंपनी का, इससे कंपनी को लेना है 1 लाख रुपया। ठीक है। अब ये फिर से एग्जामिन करेगा, दूसरा बी वाला एम्प्लॉय बताएगा कि हाँ ये सही बोल रहा है, ऑर्डर में बोल रहा है। ठीक है। जब ये पूरा इसको तसल्ली हो जाएगी कि इस ए पर्सन ने सही बोला है, तो उस केस में वो वहाँ की ट्रांसैक्शन पर क्या करेगा, टिक मार्क करेगा। ठीक है, ये सही बोला। दूसरे पे फिर से वो टिक मार्क कर देगा कि इसने ये भी सही बोला।
तब तक वो टिक मार्क नहीं करेगा जब तक उसको किसी भी तरह की तसल्ली ना हो जाए, उसको ये ना पता चल जाए जो भी ट्रांजैक्शंस है वो ऑर्डर में हैं या फिर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्प ऑफ वाउचर्स। अब जब भी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रॉड करने के लिए वो वाउचर को ही अलग कर देते हैं। वाउचर के मतलब है नॉर्मली बिल्स जो होते हैं। ठीक है, द वर्क ऑफ वाउचिंग शुड बी एंट्रस्टेड टू एम्प्लॉयज़, दो एम्प्लॉयज़ के बेसिस पर किया जाएगा वाउचिंग का जो प्रोसेस होता है उसका काम। ऑल अकाउंट शुड बी एग्जामिन्ड विद द हेल्प ऑफ कंसर्न वाउचर्स। इफ it is not the work of auditor to derive the balances of the accounts himself. If he agrees to do the same, then he does so in the capacity of an accountant and not the auditor. However, in smaller concerns who do not have qualified accountants, this work usually has to be done by the auditor. इसमें क्या है, अगर यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो ये सारा काम होता है, ऑडिटर जो है वो बैलेंसेस को चेक करने का काम नहीं करता, जैसे कि टोटल कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, बैलेंस निकाल रहा है, ये सारा काम ऑडिटर नहीं करता। जो कि अकाउंटेंट होते हैं कंपनी के वो करते हैं। अगर ये काम ऑडिटर करता है तो वो अकाउंटेंट माना जाएगा, ना कि ऑडिटर। लेकिन अगर हम स्मॉलर कंसर्न्स की बात कहें, जो छोटी कंसर्न्स है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकती क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स को, तो इस टाइम पर ये जो काम होता है ये कौन करता है, ऑडिटर कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेथड ऑफ चेकिंग। मेथड्स क्या हैं चेकिंग के, इन्होंने 4 मेथड दे रखे हैं। पहला है रूटीन चेकिंग, दूसरा टेस्ट चेकिंग, थर्ड है ऑडिटिंग इन डेप्थ एंड फोर्थ इज ओवरऑल चेक। ठीक है, अभी हम फर्स्ट मेथड करने जा रहे हैं जो कि है रूटीन चेकिंग का। रूटीन चेकिंग का क्या मतलब होता है, जितने भी बिजनेसमैन हैं वो क्या करते हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाते हैं और उनकी एग्जामिन कराते हैं जब डेली बेसिस पर। जिस टाइम पर डेली बेसिस पर एग्जामिन होती है बुक की, तो उसको हम बोलते हैं रूटीन चेकिंग। The daily examination of these books and accounts is known as routine checking. Routine checking means checking of arithmetical accuracy of books of original entry and ledgers with a view to detect fraud and errors. इस चेकिंग में क्या होता है, इसमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, कि टोटलिंग सही है, बैलेंसेस जो आए हैं वो ठीक हैं। ठीक है, जो लेजर में पोस्ट किया हुआ है वो सेम बैलेंस पे ही पोस्ट किया हुआ है। जैसे मान लो जर्नल में उसका बैलेंस लिख रखा था 10,000, तो वो 10,000 पर ही लेजर में पोस्ट हुआ है, वो कहीं 20,000 से या 1,000 से तो पोस्ट नहीं हो गया। ठीक है, तो ये सारा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक किया जाता है रूटीन चेकिंग के अंदर। व्हाट डज रूटीन चेकिंग इंक्लूड, रूटीन चेकिंग में किस किस तरह के टास्क इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहला है चेकिंग द वेरियस कैलकुलेशंस। बहुत सारी जो वेरियस कैलकुलेशंस हैं उनको चेक किया जाता है, जैसे सच एज टोटल्स, सब टोटल्स, बैलेंसेस, कैरिड फॉरवर्ड जो भी होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एग्जामिन द एंट्रीज इन द लेजर विद दोज इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जो कि ओरिजिनल एंट्री की जो बुक्स हैं उसके अंदर चेक किया जाएगा और फिर एग्जामिन किया जाएगा लेजर की एंट्रीज को। चेकिंग द बैलेंसेज ऑफ वेरियस अकाउंट्स, सारे अकाउंट्स जो हैं उनके बैलेंस को भी चेक किया जाएगा। चेकिंग द बैलेंसेज कैरिड फ्रॉम द लेजर एंड इनटू द ट्रायल बैलेंस, जो भी लेजर में जो क्रेडिट बैलेंस आता है, ठीक है, जो कैरी डाउन वाला जो बैलेंस आता है वो ट्रायल बैलेंस में सही पहुंचा है या नहीं पहुंचा। ठीक है, वो भी यहाँ पर चेक किया जाएगा। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट्स ऑफ रूटीन चेकिंग। रूटीन चेकिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहला है एस्टैब्लिशिंग द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, की बुक्स ऑफ अकाउंट्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं है, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिल्कुल ठीक बने हुए हैं। टू चेक वेदर द एंट्रीज इन द प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन पोस्टेड करेक्टली, यहाँ पर ये भी चेक किया जाता है कि जो प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनमें से एंट्री सही पोस्ट हुई है या नहीं हुई है। एंड वेदर द अकाउंट्स हैव बीन बैलेंस करेक्टली और नॉट, और जो वहाँ पर जो अकाउंट्स हैं उनके जो बैलेंस निकाले गए हैं वो सही निकाले गए हैं या नहीं निकाले गए हैं, कहीं टोटलिंग मिस्टेक तो नहीं है, ये चेक किया जाता है रूटीन चेकिंग के अंदर। Through the use of special symbols ensuring of that figures are not altered after the audit, यहाँ पर स्पेशल सिंबल्स का यूज़ किया जाता है ये इंश्योर करने के लिए कि जब ऑडिट हो गया इनका, यानी रूटीन चेकिंग हो गई है, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिगर्स जो हैं अल्टर्ड नहीं होंगे। ठीक है, और जो अल्टर्ड हुए होते हैं उनको दोबारा से वो चेक कर लेते हैं कि वापस से इनको पोस्ट ढंग से किया है कि नहीं।
फिर नेक्स्ट है ड्यूरिंग रूटीन चेकिंग अ नंबर ऑफ सिंबल्स आर यूज्ड, बहुत सारे नंबर ऑफ सिंबल्स यूज किए जाते हैं और जो कि वो ऐसे होते हैं कि ऐसे होने चाहिए जो कि स्मॉल और क्लियर होने चाहिए, इस तरह से नहीं होने चाहिए कि नंबर्स के अंदर वो मिक्स हो जाए। अभी हमने बहुत सारी ये बातें करी थी, वही सेम इन्होंने बोल रखी कि प्रिकॉशंस क्या ध्यान रखोगे जब भी आप नंबर ऑफ सिंबल्स का यूज़ करेंगे, स्पेशल सिंबल्स का यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट है डिफरेंट सिंबल्स शुड बी यूज फॉर डिफरेंट टास्क, डिफरेंट सिंबल्स जो है डिफरेंट टास्क के लिए यूज़ किए जाने चाहिए। सिंबल्स शुड बी पुट इन अ कलर डिफरेंट फ्रॉम दैट इन विच द अकाउंट्स आर बीइंग मेंटेन, सिंबल्स जो हैं वो अलग कलर से दिखाने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है द यूज़ ऑफ सिंबल शुड बी केप्ट सीक्रेट, सीक्रेट होना चाहिए। और जो क्लर्क्स हमने भी बात करी थी, जो जूनियर क्लर्क्स वगैरह होते हैं, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं ऑडिटर के, वो उनको भी बताए कि ये जो सिंबल्स हैं ये हम लोगों के बीच में ही रहने चाहिए, हमें ही पता है, बाकी वो दूसरे जो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ना बताएं। फिर नेक्स्ट है इट इज़ बेटर टू चेंज द कलर ऑफ द सिंबल्स फ्रॉम ईयर टू ईयर, ये भी सही रहेगा कि अगर आप हर साल अलग अलग सालों में अलग अलग तरीके के कलर यूज़ करें सिंबल्स को बनाने के लिए तो सही होगा। वेयर द सिंबल इज मार्क्ड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Normally for the checking of posting, the symbol is placed to the left side of the amount showing that the same has been checked, and once the amount has been vouched the symbol is placed to its right. अब क्या करना है, देखो जो ऑडिटर है जब वो टोटलिंग चेक कर लेगा, ठीक है, जो भी अमाउंट शो हुआ है उसको चेक कर लेगा कि हाँ सही शो हुआ है, सही प्लेस हुआ है पोस्टिंग के टाइम पर, तो वो क्या करेगा लेफ्ट साइड पर जो है वो सिंबल बना देगा। और अगर जब अमाउंट को वो वाउचड कर लेगा, यानी उसका वाउचर चेक कर कर उस अमाउंट को कंफर्म कर लेगा कि हाँ यही अमाउंट था, वाउचर में भी सही है, इसका बिल बिल्कुल बना हुआ है एग्जैक्टली, तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, वही सिंबल वो राइट में बना देगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि वंस द टोटल्स आर चेक, जब टोटल चेक हो जाएंगे तो जो सिंबल है वो प्लेस बिलो इट, उसके नीचे बना देगा, ठीक है। जो भी जब टोटल चेक हो जाएंगे तो वो टोटल के नीचे सिंबल बना देगा। नेक्स्ट है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द प्लेसमेंट ऑफ सिंबल शुड बी डिसाइडेड बिफोर हैंड, प्लेसमेंट ऑफ सिंबल जो है वो पहले से ही डिसाइड करें कि जैसे अगर मैंने टोटल चेक कर लिया तो वो मैं नीचे बनाऊंगा या फिर ऊपर बनाऊंगा, तो वो इस तरह से सेट कर ले कि वो ऐसे ऐसे बना देगा, ठीक है। जब वाउच्ड हो जाएगा तो जैसे राइट साइड यहाँ पर लिखा हुआ है, अब कोई ऑडिटर होगा वो अपने हिसाब से क्या करेगा, उसको लेफ्ट साइड कर सकता है, कहीं और बना सकता है, या फिर पेपर के पीछे बना सकता है, किसी भी तरह से वो पहले से ही डिसाइड करके रखे कि मेरे को सिंबल किस तरह से किस काम को कंप्लीट करने के बाद बनाना है और कौन सा सिंबल स्पेशल सिंबल यूज करना है, ठीक है। वाइल ऑडिटिंग दिस सिंबल्स, जब भी इन सिंबल्स को ऑडिट किया जाएगा तो हमेशा ध्यान रखें इसी तरह से कि हमने अगर पोस्टिंग को चेक कर लिया तो लेफ्ट साइड में ही है कि नहीं है, तो ये सारा ध्यान रखना होगा कि वो लेफ्ट साइड में होना चाहिए। अगर मैंने वाउच्ड कर लिया तो वो राइट साइड में सिंबल होना चाहिए, ये उसको ध्यान रहे कि मैंने इस तरह से सिंबल बनाए हुए हैं। अगर वो ध्यान नहीं रखेगा, एक छोटी सी भी केयरलेसनेस हो जाएगी तो बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी को प्रोड्यूस कर देगी। जैसे कि अगर हम नॉर्मल सी बात कहें, एज वी कीप द रोड वाइल वॉकिंग, हम यही ध्यान रखते हैं कि चलते समय रोड का ध्यान रखते हैं। वर्ड्स वाइल टॉकिंग, जब बात कर रहे हैं तो अपने शब्दों का ध्यान रखते हैं। आर पॉकेट्स वाइल परचेजिंग, अपने पॉकेट्स को ध्यान रखते हैं कि हमारे पास कितना पैसा है जब हम परचेज करते हैं। तो इसी तरह से सारी सिचुएशंस को ध्यान रखना होता है। अगर इन सभी सिचुएशंस में किसी भी तरह की केयरलेसनेस हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्सिटी सामने आ जाएगी, ठीक है। अब एडवांटेजेस ऑफ रूटीन चेकिंग, सबसे पहला है सिंपल। रूटीन चेकिंग जो होती है वो बहुत सिंपल होनी चाहिए। अ पर्सन पोसेसिंग ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन कैन डू इट, जिसके पास नॉर्मल सी क्वालिफिकेशन है वो भी इसको कर सकता है। हैंस सच चेकिंग इज यूजुअली डन बाय द लोअर लेवल स्टाफ, ये जो चेकिंग होती है जो कंपनी के लोअर स्टाफ होते हैं या फिर ऑडिटर का जो लोअर स्टाफ होगा वो चेक कर सकता है इसको, ठीक है। नॉलेज ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, इससे क्या होता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की नॉलेज पता चल जाती है। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग, कि पोस्टिंग जो हुई है वो सही हुई है, इसके भी पता चल जाती है। जैसे जर्नल से हम लेजर में पोस्ट करते हैं तो ये पता चल जाता है कि लेजर में जो पोस्टिंग हुई है वो सही हुई है, आसानी से डिटेक्ट हो जाएंगे अगर कोई एरर भी होगा तो। नेक्स्ट है डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, और यहाँ पर ही काफ़ी हद तक एरर्स और फ्रॉड्स का पता चल सकता है।
ड्यू टू द स्पेशल एम्फेसिस ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ द प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जब उनका एग्जामिनेशन किया जाता है, एंड द लेजर, तो जो एरर्स और फ्रॉड्स होते हैं वो बहुत आसानी से डिटेक्ट हो जाते हैं. इवन देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटेक्ट एरर्स ऑफ प्रिंसिपल थ्रू रूटीन चेकिंग. यहाँ पर एरर्स ऑफ प्रिंसिपल फिर भी चेक नहीं हो पाता. ठीक है, पॉसिबल नहीं है उसको चेक करना रूटीन चेकिंग के थ्रू. नेक्स्ट है चेंज इन फिगर्स कम्स टू लाइट. अगर कोई भी फिगर में हेरा फेरी हुई है, कोई चेंज हुआ है तो, या फिर कोई अल्ट्रेशन हुआ है, तो उस टाइम पर भी पता चल जाता है. अ नंबर ऑफ सिंबल्स आर यूज्ड इन रूटीन चेकिंग. बहुत सारे नंबर ऑफ सिंबल्स यूज किए जाते हैं रूटीन चेकिंग के अंदर. एंड द मीनिंग ऑफ ऑल दीज सिंबल्स इज कॉन्फिडेंशियल. और मीनिंग जो होंगे सिंबल्स की कॉन्फिडेंशियल रहेंगे ऑडिटर और उसके सबऑर्डिनेट्स के बीच में. हैज़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अल्टर द फिगर्स. फिगर्स जो हैं वो पॉसिबल नहीं होंगी अल्टर करना यानी चेंज करना आफ्टर द ऑडिट. इवन देन इफ द फिगर्स हैव बीन अल्टर्ड, अगर फिगर्स अल्टर्ड हुई हैं ऑडिट करने के बाद भी, तो उसको दोबारा से डिटेक्ट ढंग से किया जाएगा. ठीक है, अगर मान लो अब इन्होंने बोला इवन देन इफ द फिगर्स हैव बीन अल्टर्ड दे कैन बी डिटेक्टेड ईजिली. अगर फिगर अल्टर्ड हुई भी हैं तो भी आसानी से आप डिटेक्ट कर सकते हैं. लेकिन अगर अल्ट्रेशन कराना है, वैसे होगा नहीं, लेकिन अगर कराना होगा तो दोबारा से पूरी चेकिंग होगी ढंग से. लेजर में भी देखा जाएगा, जर्नल में भी देखा जाएगा, पोस्टिंग ट्रायल बैलेंस में कितनी पोस्टिंग हुई है, सब कुछ चेक दोबारा से किया जाएगा. ठीक है, फिर नेक्स्ट है हेल्पफुल इन चेकिंग ऑफ फाइनल अकाउंट्स. विद द through examination of books of original entry and ledger, the examination of the original entry and ledger, the examination of trading and profit and loss account and balance sheet becomes much easier. Hence routine checking is the basis for the examination of final account. अगर आप journal entries जो हैं, लेजर जो हैं, उन सबको अच्छे से चेक कर लेंगे, ट्रायल बैलेंस को अच्छे से चेक कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, उनको भी चेक करना आसान हो जाएगा, उनकी एग्जामिनेशन करना आसान हो जाएगा. और रूटीन चेकिंग के बेसिस, जो रूटीन चेकिंग है वो एक तरीके से बेसिस की तरह काम करता है फाइनल अकाउंट्स के एग्जामिनेशन के लिए. ठीक है, नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस क्या है रूटीन चेकिंग के. सबसे पहला है हेस्ट एंड केयरलेसनेस इन वर्क. सिंस द वर्किंग ऑफ रूटीन चेकिंग इज ऑफ्टन डन hastily and in a careless manner. केयरलेस मैनर में ही इसको किया जाता है, ढंग से नहीं किया जाता. एरर्स ऑफ्टन रिमेन अनडिटेक्टेड. कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जो कि अनडिटेक्टेड रह जाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था एरर्स ऑफ प्रिंसिपल जो होता है वो नहीं चेक हो पाता, उसको आप डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं रूटीन चेकिंग से. फिर नेक्स्ट है वर्क बिकम्स मैकेनिकल. यहाँ पे जो वर्क्स है वो टोटली मैकेनिकल हो जाता है और इससे क्या होता है, मोनोटोनियस बन जाता है वर्क. और ये जो वर्क है ये अनक्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ के द्वारा भी किया जाता है, तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर सही से नहीं निभाई जाती. हु ऑफ्टन डू नॉट अंडरस्टैंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी फुली. जो कि वो पर्सन है, अनक्वालिफाइड पर्सन है, उसको अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी तक नहीं पता, उनसे यहाँ पे काम कराया जाता, तो वर्क यहाँ पर मैकेनिकल नहीं हो पाता. नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एरर्स ऑफ प्रिंसिपल. वही बात हो गई कि एरर ऑफ प्रिंसिपल जो है उसका डिस्क्लोज यहाँ पर नहीं हो पाता. ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्लान फ्रॉड्स आर नॉट डिटेक्टेड. जो प्लान से फ्रॉड्स किए गए हैं वो डिटेक्ट ही नहीं होंगे. मान लो कोई भी नॉर्मल सा इन्होंने क्या किया, वाउचर बनवाया. वाउचर बनवाने के बाद उस पर्सन ने, जो भी एम्प्लॉय होगा जिसने फ्रॉड करना है, प्लानिंग कर रहा है फ्रॉड करने की, उसने क्या करा, ना तो वहाँ पे एंट्री करी और जो वो वाउचर था वो भी इधर उधर कर दिया, जला दिया, फाड़ दिया, कुछ भी कर दिया. वो वाउचर भी हटा दिया और एंट्री भी नहीं करी, तो ये पता ही नहीं चला, अनडिटेक्टेड फ्रॉड है. ठीक है, नेक्स्ट है फॉल इन द क्वालिटी ऑफ वर्क. Employees often consider such work as a mere formality and hence do it hastily and carelessly and hence the desired result of such checking cannot be achieved. क्या होता है, जिस भी एम्प्लॉय को ये रूटीन चेकिंग का अगर काम दिया गया है, क्योंकि इन्होंने बोला कि अनक्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ को भी दे सकते हो, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, अपने ही किसी एम्प्लॉय को दे देती हैं. तो वो क्या करते हैं, वो उस काम को ना बिल्कुल ठीक से नहीं करते, केयरलेसली करते हैं. उनको ये लगता है कि सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए काम हो रहा है, तो जो रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन चाहती है उसको वो रिजल्ट नहीं मिल पाता. ठीक है, नेक्स्ट है कंक्लूजन. रूटीन चेकिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑडिटिंग के लिए. एंड द फाइनल एग्जामिनेशन जो होता है, फाइनल अकाउंट्स का जो एग्जामिनेशन होता है, उसका जो बेसिस है वो रूटीन चेकिंग ही है. इफ़ द वर्क ऑफ रूटीन चेकिंग इज कैरिड आउट अंडर द सुपरविजन ऑफ अ सीनियर एम्प्लॉय, इट्स डिसएडवांटेजेस कैन बी रिमूव्ड. अगर इन्होंने बोला कि अगर जो है सुपरविजन ऑफ अ सीनियर एम्प्लॉय, अगर रूटीन चेकिंग का जो काम है सीनियर एम्प्लॉय के सुपरविजन के अंडर अगर कराया जाएगा, तो यहाँ पे जितने भी डिसएडवांटेजेस हैं वो रिमूव्ड हो जाएंगे. लेकिन
एक फिर भी रह जाएगा कि यहाँ पे एरर ऑफ प्रिंसिपल आ सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या होता है, जो ऑडिटर है अगर वो किसी भी ट्रांजैक्शन को एग्जामिन कर रहा है डिटेल में या सिर्फ उसका पार्ट ही एग्जामिन कर रहा है, तो वो डिग्री ऑफ सक्सेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को ही देखता है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का कैसा है, उसकी सक्सेस कितनी अच्छी है, तो वो भी उस हिसाब से ही जो है चेकिंग करता है बाद में ऑडिटर। तो इसमें क्या हो जाता है, जो रूटीन चेकिंग है उसमें कहीं ना कहीं क्लैरिकल मिस्टेक्स हो सकती हैं, कुछ ऐसे ऑर्डिनरी फ्रॉड्स हो सकते हैं जो कि डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं, या कुछ ऐसे क्लैरिकल मिस्टेक्स हैं या कुछ ऐसे ऑर्डिनरी फ्रॉड्स हैं जो डिटेक्ट हो भी जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक जो ये एरर्स ऑफ प्रिंसिपल वाला जो प्रिंसिपल है, जो एरर है वो डिस्क्लोज नहीं हो पाता, इसकी वजह से रूटीन चेकिंग की वजह से वो रह जाता है। और अगर हम एरर ऑफ प्रिंसिपल की या जो प्रॉपरली प्लान्ड फ्रॉड्स हैं उनकी बात कहें, तो उसको चेक करना या उसको एग्जामिन करना या कह सकते हैं उसको डिटेक्ट करना डिफ़िकल्ट होता है। अगर ऑडिटर को ये सब कुछ डिटेक्ट करना है तो वो क्या करेगा, उसकी एक इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कराएगा, सारे ओरिजिनल रिकॉर्ड्स को रिव्यू करेगा, यानी एक बहुत लंबा प्रोसेस को वो फॉलो करेगा, उसके बाद ही उनको वो डिटेक्ट कर पाएगा। ठीक है, सो आज हम करेंगे यहीं तक का ही टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।